everyone, welcome back to Ocean Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is श्वेता पांचाल. स्वागत है आपका इस क्लास में. आपको पता है ये KVS की TGT SST की सीरीज चल रही है जिसमें कि हमारा लास्ट टॉपिक था रशियन रेवोल्यूशन. उसी के ही MCQs आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और टोटल MCQs 30 रहने वाले हैं. चलिए तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें. रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं थे? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जब अंतरिम सरकार बनी रूस में तो कौन से वो ग्रुप थे जो प्रभावशाली नहीं थे. तो सैनिक अधिकारी प्रभावशाली थे, भूस्वामी प्रभावशाली थे, किसान नहीं, उद्योगपति प्रभावशाली था. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आपसे पूछा है प्रभावशाली नहीं थे, तो इसमें जो किसान है ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जरीना अलेक्जेंड्रा कौन से मूल से बिलोंग करती थी, यानी उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से था? तो जार की वाइफ थी जरीना, ये बिलोंग करती थी जर्मन से. तो ये बेसिकली जर्मन ओरिजिन से थी. और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के साथ तो युद्ध चल ही रहा था रशिया का, तो एंटी जो जर्मन है वो भावना लोगों की आ रही थी सामने. ठीक है, इसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया, क्योंकि पहला नाम जो था वो जर्मन था, आप कह सकते हैं. ठीक है, जर्मन नेम था, तो लास्ट में उसको रशियन उसमें कर दिया गया, पेट्रोग्राद. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित किया था? ठीक है, कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित किया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1920 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, रूसी साम्राज्य के भीतर जदीदीवादी जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो जदीदीवादी जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो यहाँ पर पता किया था कि कौन थे ये थे मुस्लिम सुधारक. ठीक है, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि था. ठीक है, आपको पता ही है ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे. क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 से लेकर 1938 तक. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 7 है, बुदुनोव का नाम किस चीज को दिया गया था? क्या था ये? बूट, कोट, दुपट्टा, टोपी, इनमें से क्या चीज थी? तो हमें पता ही है, इसके लिए कंपटीशन भी कराया गया था वहां पर, तो इसको बोला गया था सोवियत टोपी. फाइनली जो चुनाव हुआ था, जो सिलेक्शन हुआ था वो एक टोपी का हुआ था. ठीक है, तो इसको क्या बोला गया था? सोवियत टोपी. ठीक है ना. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के साथ चलते हैं आगे. रूस में अभिजात वर्ग को अलोकप्रिय क्यों बनाया? यानी रूस में अभिजात जो वर्ग था वो लोकप्रिय क्यों नहीं था? जरीना के मूल जर्मन मूल का होने की वजह से, भिक्षु रासपुतिन जो है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी उसकी वजह से, प्रथम विश्व युद्ध लड़ने की भारी कीमत यानी प्रथम विश्व युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों. तो इसका जो आंसर जाएगा 8 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 से लेकर 1932 में. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? अचानक से अभिजात वर्ग को बदलने के लिए संभव, ऐसा लग रहा था कि उनको बदलना संभव है. हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था. नेक्स्ट था, कुछ क्रमिक परिवर्तन चाहते थे, कुछ पूर्ण परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सभी. तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी. यानी जितनी भी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी सही है. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, यूरोप में नई राजनीतिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के परिणाम हुए? यानी यूरोप में जो चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिकली, उसका रिजल्ट क्या निकला? औद्योगिक क्रांति, नए शहर सामने आए, रेलवे का विस्तार हुआ. तो यहाँ पर तीनों ही चीज हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा. ठीक है, ये सारे ही परिवर्तन देखने को मिले थे, सारे ही चेंजेस देखने को मिले थे. क्वेश्चन नंबर 12 है, इटली में क्रांति लाने का जो षड्यंत्र है वो किसने रचा था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिसेप्पे मैज़नी. ठीक है, ये इटली से थे और उन्होंने राजा के प्रति षड्यंत्र रचने की बात की थी, क्योंकि इनको पूरे तरीके से उसमें परिवर्तन लाना था. क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ तक कि उनको निर्वासित भी किया जाता था. ठीक है, तो लेकिन क्रांतिकारी एक्टिविटी उनकी कभी खत्म नहीं हुई. सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों ने हड़ताल पर जाने के लिए अपने जो कुछ डिमांड रखी थी. क्या डिमांड रखी थी?
काम के घंटों में कमी करना, मजदूरी में वृद्धि करना, काम करने की स्थिति में सुधार करना, या फिर सभी। तो जब डिमांड रखी गई थी तो तीनों ही डिमांड उसमें शामिल थी। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि उनसे काम ज्यादा टाइम कराया जाता था, 10 घंटे 15 घंटे, ठीक है, कोई डिसाइडेड नहीं था काम के घंटे कितने होने चाहिए। मजदूरी में वृद्धि, यानी ऐसा था कि उनको मजदूरी में वृद्धि नहीं मिल रही थी, मतलब काम तो ज्यादा किया जा रहा था लेकिन उतने पैसे नहीं मिल रहे थे, ना ही काम करने की जो कंडीशन थी वर्क प्लेस की वो ही काम करने लायक थी। कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है हर एक जगह पर जहां हम काम करते हैं, वहां पर उनको अवेलेबल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो आपको पता है कि इसमें ब्रिटेन और फ्रांस तो उसके साथ था, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ी थी। साथ ही में इटली और रोमानिया भी इनके साथ ही शामिल हो गया था रूस के साथ, ठीक है। तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रोमानिया लास्ट में हो गए थे शामिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक समूह जब भी बात होती है तो आपको एक नाम याद रखना है, वो है लेनिन, ठीक है। नेतृत्व किया किसने? लेनिन ने। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, उदारवादियों को लोकतंत्रवादी क्यों नहीं माना गया? यानी उदारवादियों को लोकतंत्रवादी नहीं बोला गया, ऐसे क्या चीजें थी? वो एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं करते थे, मतलब राइट टू वोट सभी को मिलना चाहिए, ये वो नहीं बोलते थे। दूसरा उन्होंने बोला राइट टू वोट मिलना तो चाहिए, लेकिन जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है ऐसे पुरुषों को ही मिलना चाहिए ये अधिकार। फिर महिलाओं को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारी ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से इन तीनों स्टेटमेंट की वजह से ही लोकतंत्रवादी उनको नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है, रूस में समाजवादियों ने सरकार कब संभाली? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1917 में अक्टूबर क्रांति के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, किसानों के कम्यून को डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब कम्यून जो है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, मीर बोला जाता है, ठीक है, मीर बोला जाता था। इसमें कम्यून क्या होता था, किसान जो है वो अपनी सारी जमीन किसको दे देते? मीर को, और फिर मीर अपने हिसाब से किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से जो जमीन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन से देश की थी? तो ये जो पार्टी थी ये कौन से देश की थी? ये थी आपकी जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन लेनिन की अप्रैल थीसिस से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अप्रैल थीसिस जो लेनिन द्वारा बोली गई थी, लेनिन द्वारा नाम दिया गया था अप्रैल थीसिस, कौन कौन सी वो डिमांड थी? तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो उसको जल्दी से समाप्त किया जाए, दूसरा है जो जमीन है वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही तो डिमांड थी जिनकी लेनिन ने बात की थी। लेनिन ने स्टार्टिंग से बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको नहीं जाना है, तो वही वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए, किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ने लगा? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1890s में, ठीक है, 1890s में। क्वेश्चन नंबर 22 है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1898 में, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अच्छा, इसको और क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, ठीक है, श्रमिक पार्टी, ठीक है, 1898 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं, रूसी इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति है जिसको ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? तो 1905 की जो क्रांति थी उसको जाना जाता है इस नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 24 है यहाँ पर, रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो रूस में राजशाही का अंत कब हुआ था? रूस में राजशाही का अंत हुआ था फरवरी 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपको पता है पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया गया था और जगह जगह पर ऐसी सोवियतें और भी बनाई गई थी।
तो किसानों ने किया था, सिपाही और हड़ताली मजदूरों ने, भूस्वामियों ने या फिर फैक्ट्री के मालिकों ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सिपाहियों ने। और जो हड़ताली ये कह सकते हैं मजदूर थे, उन्होंने किया था। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आपको पता ही है कि जब मजदूर वहां पर पहुंचे तो सिपाहियों को बोला गया कि इनके ऊपर अटैक कर दो, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया था उस पर अटैक करने के लिए, उनके साथ ही वो जा मिले थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूस में अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है उसके लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? क्या दर्जा था? वो बहुदलीय प्रणाली थी वहां पर दलों को लेकर, या दो दलीय, वे गैर कानूनी थे, या फिर एक दलीय प्रणाली थी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनको जो दर्जा था ये प्राप्त था कि वो गैर कानूनी थे। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से इनको राजनीतिक संगठनों को, दलों को काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? ठीक है, कौन सा बड़ा मुद्दा यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बड़ा मुद्दा नहीं था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये भी फर्स्ट ऑप्शन सही है, बेरोजगारी भी सही है, आवास भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो प्राथमिक शिक्षा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? आर्थिक परिवर्तन की बात की गई यहाँ पर, इकोनॉमिक चेंज की। तो नए शहरों में बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, वायु मार्गों का विकास और औद्योगिक क्रांति, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु मार्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपसे पूछ रही हूं, शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था? ठीक है, इसका आंसर आपको जरूर देना है कमेंट सेक्शन में, जरूर तो देना है, तो जरूर आंसर देना ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही जरूरी है, पता चलेगा आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। ये बात है आपकी वर्ल्ड वॉर 1 की, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, प्रथम विश्व युद्ध के समय में शाही रूसी सेना को क्या बोला जाता था, क्या कहा जाता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी अभी कितनी और अच्छे से होनी है। ठीक है, और कुछ देर बाद मैं यहाँ पर मेंशन कर ही दूंगी क्या आंसर है आपका, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आप आंसर जब बताना ना भूले, आंसर आपको जरूर देना है। शाही रूसी सेना को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या बोला जाता था? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।